एलोकेशन ग्राफ पढ़ लिए थे, पढ़ा रहे थे। और क्या बताए थे उसमें? डेडलॉक चल रहा था शायद, यही ना, डेडलॉक चल रहा था। और डेडलॉक में बताना था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक, कहाँ चले गए थे ये बाकी लोग? भैया जी बहुत दिन बाद आइए, ये भी। अब तो फिर जाना है ना होली में भी? होली में नहीं जाना है घर? ऑब्वियसली त्योहार में हमेशा घर जाना चाहिए भाई। जीवन में त्योहार कब ना आए ईश्वर जानते हैं। पता चला आंख बंद हो गया, फिर तुम मिले नहीं अगले होली में पिताजी से, तो क्या करोगे? इसलिए त्योहार में हमेशा घर जाओ, बाकी साल भर जाओ चाहे मत जाओ। और हम बिहारियों के लिए तो होली हो गया, छठ हो गया, यही दो त्योहार होता है। वेल, वापस आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पे। पिछली बार हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे थे डेडलॉक, और डेडलॉक कैसे हो सकता है या डेडलॉक के क्या कारण हो सकते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ाए थे। डेडलॉक के क्या क्या कारण हो सकता बताए थे? अरे बताए थे, डेडलॉक का रीजन लिखे थे आप लोग। क्या क्या लिखे थे बताइए, लास्ट पॉइंट है। नहीं वो तो ठीक है, उससे पहले हम बताए थे कि डेडलॉक क्या कारण हो सकता है आने का। वेट कंडीशन, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, ये सब बताए थे। पॉसिबल स्ट्रेटजीज टू डील बताए थे, कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, डेडलॉक का प्रिवेंशन, डेडलॉक का अवॉइडेंस, डेडलॉक का डिटेक्शन एंड रिकवरी, इसके बारे में बताए थे, समझा दिए थे। कॉपी पे लिखे थे आप लोग, लिखवाए नहीं थे ये सब? और क्या बताए थे बताइए उससे पहले? प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव बताए थे। प्रीएम्प्टिव बता दिए थे। अच्छा देखिए, अगर हम डेडलॉक की बात करें तो डेडलॉक से हम बच सकते हैं, यानी डेडलॉक जो है वो प्रिवेंटेबल है, लेकिन ये भी 100% प्रिवेंशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास डेडलॉक आ गया है तो डेडलॉक से डील करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, तो स्ट्रैटेजीज टू डील डेडलॉक, अगर आपके सामने डेडलॉक आ जाए तो डेडलॉक को डील करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगा? तो पहला स्ट्रैटेजी आपके पास यही होगा, प्रिवेंशन। दूसरा क्या हो गया? अवॉइडेंस। तीसरा डिटेक्शन एंड रिकवरी, डिटेक्शन एंड रिकवरी, यही तीन होता है ना? यस नो तो बोलिए। अब अगर आपसे हम ये पूछें कि भैया प्रिवेंशन हो गया, अवॉइडेंस हो गया, डिटेक्शन एंड रिकवरी हो गया, ये तीन हो गए, अब इसके अलावा और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो फिलहाल इसके अलावा कोई चौथी स्ट्रैटेजी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, यही तीन स्ट्रैटेजीज हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है? चीजों को आगे लेकर जाना है। कैसे जाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और क्या इस डेडलॉक को या डेडलॉक आने से पहले हमें पता चल सकता है, यानी क्या हम डेडलॉक को पहले से पता कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं? हाँ, तो डेडलॉक आप पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं। उसी को फोरकास्ट करने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, और उसी ग्राफ को क्या कहते हैं? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। बताए थे इसके बारे में? हाँ, देखो तुम हमें डायलेमा में मत रखो, बताए थे कि नहीं बताए थे बताओ, यस नो। शायद वाला नहीं आता भाई, पता चला कि भैया बीवी है नहीं शायद होगी, तो बहुत बवाल हो जाएगा इसे मार्केट में। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ नहीं बताए थे, खाली ये टर्म बताए थे आपको, और कहे थे कि रैग होता है,
यहीं तक बताए थे, इसके आगे कहे थे कि अगली क्लास में बताएंगे। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ काम कैसे करता है, तो आओगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की अगर बात करें, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की अगर बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। कितने तरीके का नोड्स होता है? नोड्स नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? नोड्स। दो तरीके का होता है। पहला जो होता है प्रोसेस नोड होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स नोड बोलते हैं। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है, मेरी बात सुनो फिर लिखना। मान लेते हैं कि ये एक प्रोसेस है और ये क्या है? एक रिसोर्स है। तो प्रोसेस को हम लोग क्या बता दिए? P1 और रिसोर्स है ये क्या हो गया? R1। ये कुछ भी रिसोर्स हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब क्या हो गया? तो मेमोरी मान लीजिए, प्रोसेसर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो भी हार्डवेयर हो गया वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि भैया ये प्रोसेस 1 को क्या चाहिए? R1। यस और नो? तो फिर से समझो, ये पहला प्रोसेस क्या था? 1। इसको आवश्यकता है किसकी? रिसोर्स 1 की। तो रिसोर्स 1 हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए मेमोरी है। तो भैया प्रोसेस को मेमोरी क्यों चाहिए? तो प्रोसेस को मेमोरी इसलिए चाहिए ताकि वो अपने आप को थोड़ी देर यहाँ पर शांत कर सके, रख सके। क्लियर है? हो सकता है कि भैया ये मेमोरी जो है ये भी एक दूसरे प्रोसेस को ढूंढ रही हो सकता है कि ये मेमोरी क्या कर रहा हो? दूसरे प्रोसेस को ढूंढ रहा हो। क्यों ढूंढ रहा हो? तो हो सकता है कि ये प्रोसेस जो यहां पर है वो अपना डेटा यहां रख कर गया है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझे? प्रोसेस को क्या चाहिए? P1 को क्या चाहिए? R1। R1 क्या है? मेमोरी। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ये R1 भूल जाइए। ये P1 को क्या चाहिए? मेमोरी। P1 को क्या चाहिए? मेमोरी। क्यों चाहिए? क्योंकि ये P1 अपने आप को यहां बैठाना चाहता है। लेकिन यहां पर पहले से मान लीजिए कौन बैठा है? P2। कौन बैठा है? P2। तो ये मेमोरी है। जैसे ही P1 आया वैसे ही ये मेमोरी क्या कर रहा है? किसको ढूंढ रहा है? P2 को। कहा है भैया तुम यहां से बाहर निकलो, ये जगह खाली करोगे तब तो ये आकर बैठेगा। नहीं समझ में आया? आया? अब ये पूरा जो एरिया बन रहा है, या पूरा जो डायग्राम बन रहा है, कह सकते हैं सर्कल एंड वेट कंडीशन बन रहा है। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बना वो सर्कल या वेट कंडीशन बना कि नहीं बना? अरे यस नो तो बोलो। वेट कैसे बना? यही तो कोई पूछता हमसे। सर्कल तो बना सर, लेकिन वेट कैसे बना? तो वेट यहां बेटा ऐसे बना कि जब तक P2 निकलेगा नहीं P1 एडजस्ट नहीं होगा। नहीं समझ में आया? आ गया? तो यहां पर ये जो सर्कल एंड वेट कंडीशन जब बनता है तो वहां पर एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट होगा कि यहां पर डेडलॉक आएगा। कौन सा कंडीशन आएगा? डेडलॉक आएगा। तो कभी भी आपको पहचानना हो कि भैया डेडलॉक आ सकता है या नहीं, उस केस में आप क्या बनाएंगे? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जब बनाएंगे तो अगर सर्कल बन गया तो समझिएगा कि डेडलॉक आना क्या है? 200% निश्चित है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? तो डेडलॉक से बताए थे बचने का तरीका भी बताए थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, बताए थे। उसके अलावा एक और बताए थे, एक बच्चा जो पीछे आता है बुंडू से, उसको बताए थे कि हम लोग डिक्जेस्टर एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो वो भी हम लोग को आज जानना है। तो खैर कोई बात नहीं, उस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझिए कि डेडलॉक होगा या नहीं होगा
इस चीज़ को बनाने के लिए, इस चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर सर्कल बन गया तो ये 200% है कि डेडलॉक बन रहा है। अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम पढ़े हो? एल्गोरिदम, एल्गो का डेफिनेशन तो जानते होंगे ना, फ्लोचार्ट जानते हैं? तो फ्लोचार्ट में आपको सिंबल्स बताते हैं कि भैया ये सिंबल कुछ और बताता है, ये सिंबल कुछ और बताता है, ये सिंबल कुछ और बताता है, बताता है, एक प्रोसेसिंग बताता है, एक इनपुट आउटपुट बताता है, एक कनेक्शन बताता है। ये सो नो? तो अगर आप ये जानते हैं, ये पढ़े हैं, तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखे होंगे ये प्रोसेस था, ये क्या था? प्रोसेस। यहां पर प्रोसेस किसको कनेक्ट किया? रिसोर्स को। ये सर नो? प्रोसेस किसके पास चलकर आया? रिसोर्स के पास। यहां पे उल्टा होगा, यहां पर रिसोर्स गया किसके पास? प्रोसेस के पास। यानी ये वाला साइकिल का नाम देना होगा तो आप क्या बोलेंगे? पीआर बना। और ये वाला साइकिल कौन सा बना? आरपी बना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रोसेस रिसोर्स के पास आता है तो उसको हम एक कॉमन लाइन से डिनोट करते हैं, और कभी भी रिसोर्स प्रोसेस के पास जाता है तो उसको ये डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। नहीं समझ में आया? अरे यस नो तो बोलिए। तो अगर आपके एग्जाम में डायग्राम ऐसा ही दे दे और पूछे कि बताओ भैया, जैसे हम ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास M1 है, एक प्रोसेस जो गया इसके अंदर, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया? रिसोर्स है ना, तो रिसोर्स का नाम लगते हैं Z2। अब यहां से ये गया किसके पास? MX के पास। ठीक है? तो आपसे अगर हम ये पूछें कि अब बताइए इसमें से कौन सा प्रोसेस है और कौन सा रिसोर्स, तो क्या बोलेंगे? M हमारा क्या है? प्रोसेस। और ये भी क्या है हमारे पास? प्रोसेस। तो बेटा M1 किसके पास आया? Z2 के पास। ये वाला साइकिल क्या कहलाएगा? PR की RP? PR। क्यों? प्रोसेस कहाँ चलकर आया? रिसोर्स के पास। अगर ये भी नहीं पहचान में आता तो हम लोग किससे पहचान सकते थे? ये स्ट्रेट लाइन से। कभी भी स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हो तो क्या डिनोट करता है? प्रोसेस से किसको कनेक्ट कर रहे हैं? रिसोर्स से। और अगर डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं तो डॉटेड लाइन क्या बोलता है? आरपी। रिसोर्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है किससे? प्रोसेस से। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलिए। अच्छा, इस डायग्राम में भी एक गलती है और इस डायग्राम में भी एक गलती है। आप लोग अगर आप पढ़े होंगे इसमें क्या बोलते हैं जिसको, ग्रेजुएशन में अगर पढ़े होंगे तो आप मेरी गलती को पकड़ पाएंगे। इसमें पकड़िए उस डायग्राम में, बताइए। इसमें अगर आपको साफ नहीं समझ में आ रहा तो इसमें समझिए। यहां गलती यही है ना बेटा कि कभी भी प्रोसेस को डिनोट करते हैं तो वो सर्कल से डिनोट करते हैं। प्रोसेस हमेशा किसमें लिखा जाएगा? सर्कल। और रिसोर्स हमेशा किसमें लिखा जाएगा? रेक्टेंगल। नहीं समझ में आया? तो भैया ये हम क्या डिनोट किए थे? अरे भाई M1 क्या है हमारा, और ये किसमें लिखा हुआ था? तो सही है कि गलत है? हाँ, तो इसको सही कैसे करेंगे? इसको क्या बना देंगे? सर्कल। तो ये भी सर्कल हो गया और ये भी क्या हो गया? सर्कल। तो अगर हम थोड़ा सा साफ बनाएं तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस। और ये हमारा क्या हो गया? रिसोर्स। तो ये मान लिए PM और ये हमारा क्या हो गया? PN। ये हमारा क्या हो गया? RN। N कहीं ना लिए थे? अच्छा लिए थे, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, RX मान लेते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है बेटा? प्रोसेस किसको कनेक्ट कर रहा है? रिसोर्स से। तो ये लाइन सही है? हाँ? और अगर रिसोर्स कनेक्ट करेगा प्रोसेस से तो ये लाइन सही है? एक प्रोसेस हमेशा दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है। क्यों?
क्योंकि ये किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या बना, सर्कल एंड वेट बना। तो यहाँ पे डेडलॉक होने के चांसेस हैं कि नहीं है? हैं। जहां पे सर्कल एंड वेट कंडीशन बनेगा वहां डेडलॉक आना निश्चित है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिखना है कॉपी पे, लिख लेंगे। आपको एग्जाम में यही डायग्राम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ये शेप याद रखना है, ये शेप, ये और ये। और यहां बैठकर आप हमसे ये मत कहिए कि सर हम लोग रिवीजन नहीं किए। एकदम हम बकैती नहीं सुनना चाहते हैं 50,000 देने के बाद। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो एकदम घर पे आराम करना है, चादर ओढ़ के सोइए। ना माँ पिताजी को कष्ट दीजिए ना अपने आप को। कष्ट आपको नहीं है, इनफैक्ट माँ पिताजी को है, क्योंकि बोरा भर के पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और हम लोग बोरा ला के खोल दे रहे हैं, रख लेते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है, पढ़ना है, बैठना है, कॉपी खुलनी चाहिए, रिवीजन होगी। पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग। किसके बारे में लिखना था? आपको लिखवाए थे पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, मतलब पॉसिबल स्ट्रैटेजीज ऑफ डेडलॉक। 3 पॉइंट लिखे थे कॉपी पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। आज का पहला हेडिंग होगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। पहला लिखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। पहला लिखोगे इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट, इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट, इट लिखवा दिए हैं, अच्छा, इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर अ डेडलॉक हैज अकर्ड और नॉट। इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर अ डेडलॉक हैज अकर्ड और नॉट। इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर अ डेडलॉक हैज अकर्ड और नॉट। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखेंगे, डायग्राम के बारे में जो बात कर रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स, there are 2 types of nodes that help us there are 2 types of nodes that help us to describe the graph, that help us to describe the graph। पहला लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे प्रोसेस, और डैश डालकर लिख लीजिए ब्रैकेट में सर्कल, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं? सर्कल से। रिसोर्स लिखिएगा रेक्टेंगल से। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसको बोलते हैं एज। ये लाइन क्या बोलते हैं? एज। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस डायग्राम को बना लीजिए अपने कॉपी पे। इसको बनाइए पहले कॉपी पे, ऐसे ही इस डायग्राम को बनाइए और समझिएगा बेटा, पी लिखा है तो पी हमारे लिए क्या हो गया? प्रोसेस। ये हो गया रिसोर्स। लिख लिए? हो गया? क्लियर है सबका? आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, द एज डिनोट्स, द एज, इसको बोलते हैं एज, इसको बोलते हैं एज। तो लिखेंगे द एज डिनोट्स
resource allocation. The edge denotes resource allocation and its release. लिख लिए. नेक्स्ट लिखेंगे if the edge goes from resource to process, रिसोर्स से प्रोसेस जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोसेस कहाँ बैठा है? रिसोर्स के अंदर. रिसोर्स क्या कर रहा है? इसको ढूंढने के लिए कहाँ गया है? बाहर गया है. समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में आया? तो क्या बेटा ये देखो, अंदर है तो बाहर ढूंढने इसलिए गया. इसका कहने का मतलब है कि पीएन हमारा कहाँ है? रिसोर्स के अंदर है. तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बाहर कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा. तो दो मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, या दो मेमोरी के अलावा अलग से क्या होता है हमारे पास? रजिस्टर होता है. तो क्या ऑप्शन है? या तो यहाँ जो है उसको निकाल कर कहाँ रख दें? रजिस्टर में. या तो इसको यहाँ से निकाल कर कहाँ रख दें? रैम के अंदर. या तो यहाँ से निकाल दें, कोई और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा है तो उसमें रख दीजिए. ठीक है. तो ये एक मेमोरी को दूसरे मेमोरी से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो उसके लिए वायर यूज करते हैं, और उसी वायर को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं बस. पढ़े हैं? सिस्टम बस सुने होंगे, एड्रेस बस सुने होंगे, डेटा बस सुने होंगे. नहीं सुने हैं? हाँ, तो बस वही. नहीं समझ में आया? यानी यहाँ से क्या करना है? इसको बाहर निकालना है. तो बाहर निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा? स्पेस. स्पेस कहाँ देंगे? दूसरे मेमोरी को देकर. तो लिखना है वही है. क्या लिखा था आप लोगों ने? इफ द एज गोज फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस, इट मीन्स the process has acquired the resource. It means the process has acquired the resource. Next लिखेंगे if the edge goes from if the edge goes from process to resource it means the process has requested the resource. 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 लिख लिए? अब देखो, पहला पॉइंट आपको बताए थे कि हमारे पास कैसे पता चलेगा रैग में, यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, कि डेडलॉक होने वाला है. तो क्या बताएं? सर्कल एंड वेट कंडीशन है. तो इसका मतलब क्या बनने वाला है? डेडलॉक होने ही होने वाला है. क्लियर है? अब इससे बचने का क्या उपाय है? तो कोशिश करना है कि हमारे पास क्या हो? सर्कल ना बने. ये कैसा हो सकता है? तो हम लोग एक और डायग्राम से समझते हैं. मान लेते हैं कि ये पहला प्रोसेस था. ये कौन सा प्रोसेस था? P1. और ये क्या हो गया? P2. बताए हैं कि एक प्रोसेस हमेशा क्या होता है? दूसरे प्रोसेस से कनेक्टेड होता है. दो कारण हो सकता है कि या तो वो किसी एक ही प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है, या दूसरा कि एक ही क्यू में लगा हो सकता है. तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? कनेक्टेड हो सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा लेगा या स्पेस का यूज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स. तो मान लीजिए P1 किससे जुड़ा है? रिसोर्स से. ये रिसोर्स किससे जुड़ा है? P2 से. यहां तक तो आप लोग समझ रहे थे मेरी बात? यहां से P से R बना ये, और यहां से क्या बना? R से P. क्यों? क्योंकि यहां प्रोसेस चाहता है किसको? रिसोर्स को. यहां पर रिसोर्स चाहता है किसको? प्रोसेस को. क्लियर है? यस और नो?
तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेडलॉक बना तो आप बोलेंगे हाँ भैया सर्कल एंड वेट कंडीशन था तो डेडलॉक बना, पहला। दूसरा आप यहां पे एक और कह सकते थे कि सर P1 कहां पे आ रहा है, R1 के अंदर। P1 कहां पे आ रहा है, R1 के अंदर। और सर R1 के अंदर पहले से R2 बैठा हुआ है, सॉरी माफी चाहते हैं, हाँ। तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पे P1 आने की कोशिश कर रहा है और यहां पर P2 पहले से क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। यस और नो? तो यहां ठीक, हाँ बिल्कुल डॉटेड लाइन से करेंगे, आप समझदार हैं, उस चीज को आप समझेंगे। हम यहाँ पे कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, तो हम अपनी गलती को सही भी कर देते हैं, ठीक है। हाँ मेरी ही गलती है, हम मानते हैं। खैर तो यहाँ पे समझो, ठीक है हम मानते हैं मेरी गलती है। अब यहाँ समझो प्रोसेस क्या कर रहा है, P1 यहाँ बैठा है, सॉरी आने की कोशिश कर रहा है, और P2 यहाँ क्या कर रहा है, बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा तो एक और कंडीशन बन रहा है, एक और कंडीशन जो ये बन रहा है कि P1 को क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। P1 को क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। क्यों वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर P2 क्या कर रहा है, पहले से बैठा हुआ है, यानी वो प्लेस को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। नहीं समझ में आया? तो यहीं पे एक दूसरा कंडीशन बना, और दूसरा कंडीशन कौन सा था, होल्ड वेट कंडीशन। नहीं समझ में आ रहा है? आया। तो देखो बेटा दो कंडीशन पढ़े, पहला कंडीशन क्या था, सर्कल एंड वेट, दूसरा क्या पढ़े, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट भी बनता है तो हमारे सामने क्या बनकर आता है, डेडलॉक बनकर आता है। तो दोनों एक ही कहानी का चट्टा बट्टा है, सर्कल एंड वेट कहो या होल्ड एंड वेट कहो, दोनों आएगा तो क्या डिनोट करके जाएगा, डेडलॉक। लेकिन इस डेडलॉक से हम क्या करना है, बचना है। तो डेडलॉक से हम बच कैसे सकते हैं या डेडलॉक को हटा कैसे सकते हैं, तो आपको बताए थे 3-4 चीजों के बारे में। पहला तो यही है कि जो भैया सर्कल एंड वेट या होल्ड एंड वेट कंडीशन है, ये कंडीशन खत्म हो जाए। दूसरा आपको पढ़ाए थे म्यूटेक्स के बारे में, बताए थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स, यानी जो हमारे काम का नहीं है उसको क्या करते चलो, हटाते चलो। लेकिन हटाना भी क्या है, समझदारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक प्रोसेस किसके पे ऊपर आधारित होगा, दूसरे प्रोसेस के ऊपर, या दूसरा हो सकता है आधारित हो किसके ऊपर, तीसरे के ऊपर। एक हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन बनता है, वो भी आपको पढ़ाए थे, प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स के बारे में। प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स पढ़ाए थे पिछले क्लास में, बताए थे ना कि भैया एक रिसोर्स को हटा दो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो इल होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा। बताए थे ये वाली कहानी, याद है? हाँ। तो अब ये जो है हम आपको तरीका जो बताए, ये ट्रस्टवर्दी तरीका नहीं है। ट्रस्टवर्दी का मतलब कि हो सकता है कि इससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचे, इससे हमारे प्रोसेसिंग को नुकसान पहुंचे, इससे हमारे हार्डवेयर को नुकसान पहुंचे। तो हमारे पास एक भाई साहब आए और वही भाई साहब हमको एक आइडिया देकर गए, उनको हम लोग कहते हैं डिजास्टर एल्गोरिथम। डिजास्टर एल्गोरिथम इसी का दिया हुआ एल्गोरिथम है, या इन्हीं का दिया हुआ, जिनको हम लोग बैंकर्स एल्गो के नाम से भी जानते हैं, बैंकर्स एल्गो के नाम से जानते हैं। और इस चीज को समझने के लिए आप अपने माता जी के एग्जाम्पल ले सकते हैं, मम्मी का एग्जाम्पल। घर में देखेंगे ना तो माँ जो होती है वो पैसे का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत संभाल के लेकर चलती है। अगर माँ के पास 50 रुपया है और 50 में घर चलाना है तो चला लेगी, 40 रुपया वो क्या करेगी, सबको बांट देगी, खर्चा निकाल लेगी, और 10 रुपया क्या हो गया, सेविंग हो गया। हुआ ना? क्यों सेविंग किस लिए हुआ, इमरजेंसी एलोकेशन। ये कहां पर गया, प्रोसेस एलोकेशन। एलोकेशन कौन कर रहा है,
ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं समझ में आया? अरे यस नो तो बोल लो, आया? क्या आया बताओ? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर का ध्यान रखते हुए चलता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया? पैसा। लेकिन अगर हम बात करें किसके टर्म में? ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में, तो बेटा जब वो रिसोर्स बांटता है ना, तो रिसोर्स बांटते वक्त वो कुछ रिसोर्सेस को अपने पास इमरजेंसी फंड की तरह रखता है, इमरजेंसी एलोकेशन के तौर पर, और कुछ जो होता है अवेलेबल फॉर ऑल होता है, अवेलेबल फॉर ऑल। यही वाला कहानी जो है वो किसके अंदर बताया गया है? बैंकर्स एल्गो। तो खैर हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन इसको आप लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आई रिपीट, बैंकर्स एल्गोरिदम जो है, कहा जाता है कि ये एक ट्रस्ट वर्दी ऑप्शन है। किस चीज से उबरने के लिए? तो डेडलॉक से उबरने के लिए। क्यों? तो इसका कॉन्सेप्ट साफ साफ है। ये 4 एस्पेक्ट्स की बात करता है। उस 4 एस्पेक्ट्स में एक एस्पेक्ट हम आपको बताएं। पहला एस्पेक्ट आपको हम क्या बताएं? कि भैया रिसोर्स को हमेशा इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, इमरजेंसी स्टोरेज या इमरजेंसी प्रिवेंशन कह सकते हो। अब ये कहेंगे कि सर हम हार्डवेयर को इमरजेंसी के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये हम पहला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आया? अरे यस नो तो बोलिए, आधे लोग सो रहे हैं। अच्छा एक बात हमें बताइए, आपको हम पढ़ाए थे, प्रोसेस जो है उसका कितना स्टेट होता है? 5। तो थर्ड उसका क्या होता है? रनिंग होता है। पहला क्या होता है बताइए? न्यू। और आखिरी क्या होता है? टर्मिनेशन या हॉल्ट या स्टॉप, यही होता है ना। और उसके अलावा बाकी थर्ड बताइए क्या होता है? हाँ, देखिए, रेडी, रनिंग, वेट। खैर लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, ways to ensure deadlock avoidance, ways to ensure deadlock avoidance। ways to ensure deadlock avoidance। पहला पॉइंट लिखोगे, the famous Dijkstra's algorithm, Dijkstra's algorithm, Dijkstra, Dijkstra's algorithm, also known as Banker's algorithm, also known as the Banker's algorithm, is used to avoid is used to avoid deadlocks, is used to avoid deadlocks, is used to avoid deadlocks। लिख लिए? is used to avoid deadlocks, लिख लिए यहाँ तक? ठीक है। तो आपको हम क्या बताएं कि पहला स्टेप ये बताए कि वो अपने लिए रिसोर्स कहाँ पे रखता है? इमरजेंसी स्टोरेज में रखता है। ये आपको समझ में नहीं आया बहुत लोग को, वो आपके चेहरे से मैं समझ में आया। आइए 2 स्टेप हमको आपको बताना है और इसमें वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले एक पॉइंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग फीचर्स आर टू बी कंसीडर्ड, the following features are to be considered
to be considered for avoidance of deadlock, as per the banker's algo, देखिए as per the banker's algo या एल्गोरिदम, आप मेरी बात समझेंगे, हम आपसे बैंकर्स एल्गो कहें या डिक शास्त्र एल्गोरिदम कहें, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा, दोनों कहीं से अलग नहीं है। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलिए। अच्छा, अब मेरी एक बात समझने की आप कोशिश करेंगे। पहली बात, हमें कितना पॉइंट समझना इसमें? 4। अगर वो रिसोर्स वाली कहानी नहीं समझ पाए तो भूल जाइए। एक एकदम नॉर्मल सा कहानी समझते हैं आपसे। घर में मम्मी होती है, माँ है, अरे ये सुनो, तो पूछती है कितना रोटी खाओगे? पूछती है? हाँ पूछती होंगी, या नहीं भी पूछती होंगी, क्योंकि माँ को अंदाज मिल जाता है, मिलता है ना बाबू। तो मान लो कि भैया मम्मी है, रोटी बनाई है, और यहाँ पे बना कि वो 50 पीस रोटी रखी है। अरे हंसने की बात नहीं, हॉस्टल में बनता है, बॉयज हॉस्टल में। लड़कियां कितना खाती हैं? 1 2 आधा 15 16। तुम्हें लड़कियों के बारे में कैसे पता है? महिला मित्र हैं लगता है तुम्हारे। वेल, तो यहां देखो, मम्मी मान लो 50 पीस रोटी बना के रखी है हॉटपॉट में, और इस घर में मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है? पांचों बच्चे इकट्ठे टूट पड़े, अब मान लो ये कहता है कि हम 15 खा लेंगे, हम भी 15 खाएंगे, हम भी 15 खाएंगे। ये बोलता है हम 10 खाएंगे, ये हम कहता है 10 खाएंगे। तो 15 तिहाई 45 और 20 कितने हो गए? 65। तो भैया टोटल रोटी कितनी चाहिए? 65। अब बना कितना है? तो ये डेडलॉक हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस। अरे ये नो, ये हमारा सारा क्या हो गया? प्रोसेस। और सब दौड़ कर चला गया कहां पे? लिमिटेड रिसोर्स के पास। क्या किया? दौड़ के चला गया कहां पे? लिमिटेड रिसोर्स के पास। तो स्वाभाविक सी बात है कि डेडलॉक पैदा होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि ये सारे बच्चे जो हैं, पहला कंडीशन था, ये पहला C1। देखो हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, शायद इसमें समझ जाओ। अब मान लो यहां मम्मी है, अब इस केस में मम्मी से सारे बच्चे, ये P1 से लेकर कहां तक है हमारे पास? P5 है ना? हाँ, P5 तक सारे बच्चे अपनी अपनी क्वांटिटी बता देते हैं कि माँ हम 15, छोटका 15, सझिला 15, बड़की 15 और छोटका 10। सब अपना अपना बता दें कि माँ सब मिला के अब बाबूजी को मिलाकर 65 रोटी हम लोग को बनाना है। तो माँ 65 रोटी बना दी। तो बेटा अब बताओ डेडलॉक क्रिएट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसको जितना रोटी चाहिए वो आएगा, लेगा, बैठ जाएगा, आएगा, लेगा, बैठ जाएगा, आएगा, लेगा, बैठ जाएगा। क्लियर है? अब ठीक उसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारे सामने एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में प्रोसेसर है, एक यूजर जो है यहां बैठा है, उसका नाम U1 है। ये बोला कि देखो बाबू, U1 प्रोसेसर को बोला, देखो बाबू हमको चाहिए स्पीकर, हमको क्या चाहिए? स्पीकर, मेरा गाना बजेगा। प्रोसेसर दौड़ के गया किसके पास? स्पीकर के पास, कि भाई तैयार रहो, U1 जो है एक कंडीशन देगा, तुमको बजा देना है। अब यहां पर एक दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि हमारे पास एक दूसरा यूजर आ गया, उसका नाम क्या था? U2। अब U2 भी दौड़ कर गया किसके पास? प्रोसेसर के पास। किस लिए? कि भैया तुमको हमारा भी स्पीकर से आवाज बजा देना है या गाना बजाना है। तो यहां 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो प्रोसेसर इसको एंटरटेन ना करे, यस और नो बोले कि नहीं, पहला आदमी वहां गया है, उसका बच जाएगा तब तुम्हारा बचेगा। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसका भी रख ले और दोनों को इकट्ठे भेज दे।
तो अगर दोनों को इकट्ठे भेजेगा तो डेडलॉक होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मान लो बेटा एक ही का गया तो डेडलॉक होगा? नहीं। तो बस यही समझा रहे थे इतनी देर से। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि प्रोसेस जो है वो अपने रनिंग फेज में जब आएगा तो उस टाइम बता देगा कि उसको कितना एलोकेशन चाहिए रिसोर्स का। अगर वो शुरू में ही बता देगा तो डेडलॉक होने वाला नहीं है। यानी कितना रोटी खाओगे शुरू में ही माँ को बता दोगे तो माँ को समस्या नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? अरे यस नो तो बोलो। तो यही पहला पॉइंट था। यानी प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, जैसे शुरू होगा यूजर के द्वारा उसी टाइम उसको बता देना है कि हमको कौन सा हार्डवेयर चाहिए और उस हार्डवेयर को फिर वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करने नहीं जाएगा। यानी एक बार में कितना प्रोसेस आपका होगा? एक प्रोसेस होगा। लेकिन ये लॉजिकली पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि हम लोग किसमें विश्वास करते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अभी आपको बताएंगे, इसके अलावा 2 केस स्टडी पढ़ाएंगे। एक केस स्टडी पढ़ाएंगे यूनिक्स पे, जिसको आप लोग लिनक्स बोलते हैं। लिनक्स जानते हैं ना? तो लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ जितना कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ये सब आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बताएंगे और आपको सीखना है। केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। तो इसको नहीं समझेंगे तो वहाँ आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको सीखिए। लेकिन बच्चे बैठे हैं लास्ट दिन में जमाई ले रहे हैं, सर जान ले लेंगे आप। तो हम पहले ही कहे हैं कि सीएस पढ़ने का मतलब है कि आपको जान देना पड़ेगा। सीएस पढ़ने के बाद ही जीवन है। अगर आप ये सोचे हैं तो सही सोचे हैं। कंप्यूटर साइंस के पास बहुत गोल्डन स्कोप है और कम स्ट्रगल में। लेकिन हमें अफसोस है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि सर 25 नंबर ना CUET में बनाना है, यही ना आप मान के चल रहे हैं। हाँ, आपसे यही कह रहे हैं कि भैया 22-23 नंबर हम यहीं से दिलवा देंगे सीएस से। भले आपको लगता है कि 60% वेटेज मैथ्स का है सर, रीजनिंग होगा, जीए होगा, करंट अफेयर जिसको आप लोग बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, और हमारे पास 25 नंबर किसका आ गया? कंप्यूटर का। तो आप सोच रहे हैं कि सर छोड़िए ना, मैथ से कर लेंगे, रीजनिंग से कर लेंगे। भाई अगर एक सब्जेक्ट से निकलता पेपर तो कोई बात ही नहीं था। और जब तक आपका मेन पेपर नहीं क्लियर होगा, यानी ये पकड़ नहीं होगा, तो CUET निकाल कर भी कोई फायदा नहीं है। हालत वही हो जाएगी कि IIT निकल जाएगा, प्रेशर झेलने की आदत नहीं होगी तो सुसाइड करना पड़ेगा। पेपर में आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, बच्चा IIT निकाल लिया, 6 सेमेस्टर में सुसाइड कर लिया। हाँ, अब कम गया है क्योंकि अब बच्चे समझदार हो गए हैं। अब बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। वो कहते हैं भैया जीवन में बैक लगे लगे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, बच्चे वहाँ जाने के बाद स्ट्रगल करते हैं, पढ़ते भी हैं, और वो शुरू से जाता है। हमारे यहाँ एक पेरेंट्स आए, वो हमसे बोले कि सर अपनी बिटिया का एडमिशन हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में करवा दें। हम बोले बिल्कुल कराएं सर। तो बोले कि सर पढ़ लेगी ना, 12th पास हो जाएगी, बताए एक स्कूल का नाम बताए, वहाँ से पढ़ रही है, पास हो जाएगी सर, तो अगर निकाल लेगी कंपटीशन तो ठीक है, तो डोनेशन दे देंगे। हम बोले बिल्कुल सही सोचे सर, बहुत बड़े बिजनेसमैन है इसी शहर में। हम बोले बहुत सही बात है, आप दे सकते हैं। लेकिन हम उनसे कहे कि सर अगर मान लीजिए पैसा देकर ही भेजेंगे और वहाँ जब पढ़ने की बारी आई ये नहीं पढ़ पाई, तब तो पैसा आपका डूब गया, छोड़कर वो वापस आ जाएगी। इसलिए इसको तैयारी करवाइए कम से कम, ताकि ये प्रेशर झेलना सीखे। ये तैयारी का जो फेस होता है ना, वो प्रेशर झेलना सिखाता है। कहाँ प्रेशर झेलना होता है? तो पहला प्रेशर झेलना पड़ेगा पेरेंट्स से कि हम पैसा दे रहे हैं। दूसरा प्रेशर होगा एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो मकान मालिक कचकच करना चालू कर देता है। फिर क्या होगा? आपको अपने स्वास्थ्य से लड़ना पड़ेगा, बीमार पड़ जाएंगे। उससे बड़ा एक होगा इमोशनल डिस्ट्रेस। जब एग्जाम आएगा, भले साल भर बच्चा रहे के शहर में तैयारी किया हो, 9-10 महीने ठीक काटा होगा, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उसको इश्क हो जाएगा किसी से, अब उसी चक्कर में वो लगा है। तो ये बहुत कॉमन एस्पेक्ट है, हंसने की बात नहीं है। मैं आप जैसे बच्चों को हर दिन देखते हैं, हर दिन देखते हैं, और हर दिन ये सुनते हैं कि सर आज मेरा लैंडलॉर्ड मेरे से लड़ गया, सर आज वो भाग गई सर मेरे साथ, सर वो गुस्सा गए मेरे से। ये कॉलेजेस में कॉमन है। और हम तो यहाँ तक देखते हैं कि बच्चे पहला पीरियड करके बाहर बैठे होते हैं, काहे? मन नहीं कर रहा है, बहुत बोरिंग सर है। तो अगर आपको एक टीचर बोरिंग लग रहा है
तो उस टीचर को आप बोरिंग नहीं समझ रहे, उस सब्जेक्ट को आप बोरिंग समझ रहे हैं। और आप अगर बोर फील कर रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि उस पेपर आप अपनी इच्छा से नहीं पढ़े, पास होने के लिए पढ़े। या तो किसी कुंजी से पढ़ लिए, किसी गाइड से पढ़ लिए, या ऐसा किसी कॉलेज में आप चले गए जहाँ पेपर में पैसा रख के पास हो गए, तो ये आप अपने किस्मत से खेल रहे हैं। आपको बताते हैं, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुआ तो एक हम बहुत सरप्राइजिंग चीज़ पढ़े थे, मेरे लिए बहुत एस्टॉनिशिंग था। हमसे बताया गया उस पेपर के थ्रू, हम न्यूज़पेपर में पढ़े कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं 43% ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनस्किल्ड हैं। अनस्किल्ड का मतलब कि उनको अगर स्टेज पे खड़ा करा दिया जाए तो वो अपने बारे में 5 लाइन और अपने विषय के बारे में 5 लाइन नहीं बता सकते। तो जब पहली बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुआ ना, तो वहाँ पे बच्चों को खड़े होकर ट्रेनिंग देने जाने लगी। क्या भैया, पीआई चल रहा है, पर्सनल इंटरव्यू, ये क्या हो रहा है? तो इंटरव्यू की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें क्या करा रहे हो? तो कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, क्या पहनना है, वो बता रहे हैं। और इसीलिए ज़रूरी है बेहतर कॉलेज मिलना। प्रोफेसर को देख के आप नहीं सीख सकते कि प्रोफेसर कितना बढ़िया कपड़ा पहन कर आया, और प्रोफेसर हमेशा खराब कपड़ा पहन कर आएगा, गंदा पहन कर आएगा। मेरा यही लॉजिक है कि हम इतना खराब पहने, इतना गंदा पहने कि जो क्लास में सबसे कमज़ोर बच्चा है, आर्थिक तौर पे भी या संकुचित है, बोल नहीं सकता, वो भी हमसे आकर बोले, उसको लेके अच्छा सर मेरे जैसे ही तो पहन कर आए, तो हम तक चल कर आए, बोले कि सर हमको ये डाउट है। मेरा यही लॉजिक रहता है। नहीं तो कॉलेज तो इतना पैसा दे देगी कि भैया आप बढ़िया बन ठन के गाड़ी वाड़ी से आओ, क्रेटा से उतरो, बढ़िया रोज एलपी या एलन सोली पहनो। लेकिन फिर नुकसान किसका होता है? बच्चे का। कभी आईआईटी वगैरह में जाएंगे तो जो रेगुलर टीचर लेने आता होगा ना, आप देखे होंगे बहुत सारे रील्स भी वायरल होते हैं, स्लीपर्स में चले जाते हैं वो लोग, हवाई चप्पल में। उनका शर्ट जो होता है उनसे बड़ा होता है, घुटने तक आता है। तो ये प्रोफेसर है। कभी एससी वर्मा को देखना, फिजिक्स के हैं, उनका दाढ़ी है, चप्पल नहीं पहनते वो। तो हम हमेशा कहते हैं कि पर्सनालिटी से जज नहीं करना होता है। आप भी अपने आप को, आसपास में जो बैठे हैं, पर्सनालिटी से मत जज करिए। हो सकता है कोई बच्चा नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं आता है, और इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा बहुत बोलता है उसको आता है। लेकिन कोशिश सबको यही करना है कि हमको सीखना है। लेकिन हम ये मानते हैं, या कहिए कि मेरा दुर्भाग्य है कि हम कोशिश करके भी आप लोग को ये चीज़ नहीं समझा पा रहे कि आप पढ़ने आए हैं, आप पढ़िए, नहीं तो नुकसान आपका हो रहा है। हम लोग 2 दिन आते हैं, 4 दिन आराम करते हैं, फिर 5वें दिन आते हैं। जब आपका पीछे का सब्जेक्ट का कनेक्टिविटी टूट गया तो आगे कंटिन्यू आप नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल पेपर का यह सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। और आपसे एक हम फैक्ट बताएं कि अगर आप 3 घंटे बैठने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, जीवन में किसी भी इम्तिहान को निकालने से पहले आपको एक बार सोचना पड़ेगा। और जब आप हार जाएंगे तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए आप यही कहेंगे, मास्टर पढ़ाया नहीं, या दूसरा आप ये कहेंगे हमारी किस्मत में नहीं था। तो फेलियर्स को कंसोल करने के लिए 2 वर्ड्स हैं, और आप उस चीज को सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं कहते कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, होता है, लेकिन हम और आप किसी कारणवश स्किप कर देते हैं। लेकिन हम जहाँ पढ़ने के लिए अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं और वहाँ भी छुट्टी मार दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। हम तो हमेशा बच्चों से कहते हैं, कॉलेज में भी कहते हैं, भैया रोड पे सड़क फुचका खाते हो तो पापड़ी मांगते हो ना, काहे तो 10 रुपया दिए हैं, 5 को खिलाए वो पापड़ी दो 6, कहीं 10 का 3 खिला दिया तो बहस भी करते, 3 खिला रहे हो बे। तो हम ये क्यों नहीं समझते कि भैया जब हम एक मोटा पैसा देकर कहीं बैठे हैं तो वहाँ उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्यों नहीं बार्गेनिंग करते। हमको बहुत अच्छा लगा ये बोला कि सर आप तो बताएं कि ये है लेकिन आप गलत लिखे हैं। तो बच्चा जब बातचीत करता है ना तो टीचर भी अटेंटिव हो जाता है। हम तो फ्लो में डायग्राम बना के आगे निकल गए, फिर जब बताया तो हमको याद आया, अच्छा हाँ सही कहा, यहाँ पे डैश डैश होना चाहिए। तो बताया कि अटेंटिव था बच्चा। और हर टॉपिक में बात होना चाहिए कि सर ये रैग पढ़ाएं तो इसमें और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसको विंडोज के साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, यूनिक्स के साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी ही नहीं, आप यहाँ के बाद जब किसी मार्केट के फील्ड में निकलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इससे ज़्यादा रश है। आप सोचिए अगर रेलवे की तैयारी करेंगे तो 18,000 सीट के लिए 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं।
अभी रेलवे में टीचर की बहाली निकली थी, पूरे रांची डिवीजन में हमको लगता है कि 27-28 स्टेशन है, उसमें एक कंप्यूटर टीचर का बस वैकेंसी था, एक कंप्यूटर टीचर। उसका लास्ट डेट है, आपको पता चलेगा जैसे खत्म होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग उसमें अप्लाई किए हैं, क्या है। बैंक्स में जाओगे ना 2000 सीट होता है, 7-8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और वहां तो इससे ज्यादा स्पीड चाहिए आपको, इससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। आप जहां बैठे हैं अपना कट ऑफ चेक किए हैं पिछली बार अभी कभी आप लोग, कितना कट ऑफ जाता है? कट ऑफ देखिए आप लोग पहले, हम भी बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, होमवर्क छोड़ेंगे आपके लिए। लेकिन जनरल मार्केट में आके कंपटीशन देखिएगा, तो अगर यूपीएससी भी एग्जाम लेती है ना तो 200 नंबर का अगर पेपर है तो 95-98 बच्चे नहीं ला पा रहे हैं कि पीटी निकल पाए। बैंकिंग अगर 60 नंबर का है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि होता नहीं है, चलिए राउंड फिगर हम मान लेते हैं, 100 नंबर का अगर है और इस 100 नंबर में मान लेते हैं कि 30 नंबर का अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तो जनरल वालों का सब्जेक्ट कट ऑफ जाता है 7.5, 8, 11 ऐसे, और बच्चे ये नहीं ला पाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के एग्जाम में। जो क्यूटी होता है, मैथ्स होता है, उसका कट ऑफ जाता है अगर 30 क्वेश्चन है उसमें तो 18 नंबर, 17 नंबर, 17.25, ये जनरल में ये नहीं क्लियर हो पाता है। एसबीआई में इतनी एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे इतना फास्ट काम करना होता है एग्जाम्स में, तो उससे तो बेहतर है कि हम ये पढ़ के निकाल लें। हम आपसे पहले भी कहें, जीवन में सीएस पढ़ के कुछ नहीं समझ में आएगा, चुपचाप आंख बंद करके चले आना प्रोफेसर बनने, बहुत ल्यूक्रेटिव लाइफ है, बहुत बढ़िया जीवन है। एमसीए करो अच्छे से पढ़कर, चुपचाप नेट का एग्जाम दो भैया, ऑफलाइन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। 60% लाए, जेआरएफ निकल गया। पीएचडी करोगे, महीने का 35,000 स्टाइपेंड 5 साल तक, कहीं ना कहीं प्रोफेसर लग जाओगे 5 साल में, और 5 साल तक तो 35,000 रुपया भी मिल रहा है। पहले 3 साल 35, अगले 2 साल 40, 5 साल तक देता है। 3 साल मैक्सिमम पीरियड होता है जहां आपको जमा कर देना होता है जेआरएफ में थेसिस, नहीं तो आपको प्रमोट कर देते हैं एसआरएफ में। एसआरएफ में 40,000 मिलते हैं, और उसके बाद कंटीजेंसी चार्जेस मिलता है, कापी कलम लैपटॉप बुक का अलग पैसा मिलता है। उसके बाद आप जिसके गाइड के अंदर काम कर रहे होंगे कॉलेज में लगा देते हैं तो 500-700 रुपया लेक्चर का पैसा अलग मिलता है, दिन में 2 लेक्चर ले लिए 1000 रुपया अलग मिलेगा। और किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास हुए तो नौकरी पक्की होती है। एमसीए किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास किए, आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर वहाँ रहते रहते आपका बीसीए अच्छा है, एमसीए ठीक से पढ़े, नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। जितना आईएएस को पैसा नहीं मिलता होगा, उससे ज़्यादा पैसा एक प्रोफेसर को मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को। अभी 7th पे में 1,25,000 1,30,000 इन हैंड है, इन हैंड मतलब वो 12% काट के आता है जेब में। अगर गलती से झारखंड राजस्थान जैसे प्रदेश में प्रोफेसर बन गए तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। अब मुश्किल से ज़्यादा क्लास लेना है तो 3 क्लास लेना है, बहुत ज़्यादा रगड़ के तो 3 क्लास। वो आपका दिन खराब है तो 3 ले लिए, नहीं हर दिन। और एक क्लास जो होगा 40 मिनट का, एक क्लास 40 मिनट का, 40 × 30 कर दो, कितना हो गया? 2 घंटे। लेकिन आप जैसे बच्चे रहेंगे तो भी नहीं लेना पड़ता है। 2 बच्चा है प्रोफेसर, क्या कितने लोग आए? 2 ही लोग, अच्छा जाओ ना पढ़ लेना, गेस्ट पेपर दे देंगे, बच्चा चल गया, प्रोफेसर साहब आराम से जी रहे हैं। तो खैर हम उन पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि जहां बैठे हैं उसका फायदा उठाइए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, टाइम मेरा चला जा रहा है आपको समझाने में। पहला पॉइंट लिखा था, ईच प्रोसेस डिक्लेयर्स maximum number of resources that it may need। ठीक है, each process declares maximum number of resources that it may need। लिख लिए? दूसरा आपको क्या बताए?
मम्मी पैसा कैसे बचाती है, तो 50% हम लोग को दे दी या 40% हम लोग को दे दी, बाकी का 10% 20% क्या करती है, सेविंग्स में डाल देती है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन बेटा यही कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये एक प्रोसेसर है और प्रोसेसर को लगता है कि हमारा जो प्रोसेस है P1 ये किसी एक ही हार्डवेयर से चल सकता है, तो वो सिर्फ कितना हार्डवेयर यूज करेगा, एक हार्डवेयर यूज करेगा, दूसरे वाले हार्डवेयर का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी हम लोग हार्डवेयर का क्या करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं। इमरजेंसी पड़ा तो एक से अधिक हार्डवेयर यूज करेंगे, इमरजेंसी नहीं पड़ा तो एक ही हार्डवेयर से क्या करेंगे, सारा प्रोसेस को क्लियर कर देंगे। नहीं समझ में आया? बोलिए, फिर से समझाएं। तो लिखिए, एक पॉइंट को लिखिएगा, कीप द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट, keep the system in a safe state in which we can allocate resources to each process in a particular order and avoid deadlock लिख लिए। एक आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा एक प्रोसेस जो होता है वो कितने स्टेट से गुजरता है, 5 स्टेट से बताए थे ना। तो पहला स्टेट हमारे पास क्या होता है, न्यू, आखिरी जो हमारे पास क्या होता है, हॉल्ट। इसी बीच में एक स्टेट आता है वो क्या होता है, रनिंग। तो एक बात बताइए, एक प्रोसेस को किसी प्रोसेसर की या किसी हार्डवेयर की आवश्यकता कौन से स्टेट में हो सकती है, रनिंग स्टेट में। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि मान लो जब वो रनिंग स्टेट में है तो उसको वो हार्डवेयर दे देंगे, गलत स्पेलिंग लिख दिए हैं। जब वो रनिंग स्टेट में होगा तो क्या करेंगे, उसको हार्डवेयर दे देंगे। और बेटा बाकी जब वो 4 फेजेस में होगा तो उससे उस टाइम क्या करेंगे, हार्डवेयर वापस ले लेंगे। यस और नो? तो उससे फायदा क्या होगा, सिंपल सा फायदा है कि जब इसी फेज में था तो उसको हार्डवेयर दिए, बाकी 4 फेज में उसको वो हार्डवेयर नहीं दिए। उस समय उस हार्डवेयर को हम किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं। यस और नो? तो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। यस और नो? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट बता दें, हम लोग इस डेडलॉक से बचने के लिए आपको बताए कि क्या डिजाइन कर सकते हैं, रैग, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो आपसे भी हम लिखवा रहे थे एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या कहता है कि डेडलॉक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम में लास्ट पॉइंट यही कहता है कि भैया अगर आप चाहते हैं बचना तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में। आप चाहते हैं कि पता कर लें, फोरकास्ट कर लें कि हमारे पास आने वाले समय में डेडलॉक की स्थिति पैदा हो सकती है या नहीं, तो फ्यूचर में ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, रैग, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यही 4 फैक्टर्स हैं जो कौन बताता है, डिजास्टर। कहाँ बताते हैं, बैंकर्स एल्गोरिदम में। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चेक फॉर द सेफ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, check for the safe state of a process
and find out the sequence in which the process needs the resource लास्ट पॉइंट लिखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम में, we can also use resource allocation graph algorithm to check the safe state of a process. क्लियर है? तो क्या बताएं? पहला बताएं कि एक प्रोसेस शुरू में ही बता देगा कि उसको कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, बताएं ना। दूसरा क्या बताएं? बताइए। दूसरा आपसे ये बताए होंगे कि भैया क्या करेंगे, सेफ स्टेट के बारे में। तीसरा आपको क्या बताएं कि जिस स्टेट में रिक्वायरमेंट है उसी स्टेट में दीजिए। और चौथा आपको क्या बताएं, रैग को फॉलो करिए। रैग क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये चारों कंडीशंस कौन बताता है, बैंकर्स एल्गो कौन देखा गया, डिक्सास्त्र एल्गोरिथम। समझ रहे हैं मेरी बात? एक दिन और पढ़ाएंगे डेडलॉक, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर में क्या रिलेशन है। और उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे भैया लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ के बारे में केस स्टडी, जहाँ से क्वेश्चन बनना था। क्लियर है? लेकिन घर जाइए, रिवीजन करिए, पढ़िए, बोलिए कि गधा वाला जीवन छोड़ दो, नहीं तो जीवन में 10-15 हज़ार आराम से कमा लोगे, ऐसे भी कमा लोगे। लेकिन बाबू जीवन में 10-15 हज़ार से नहीं कटता जीवन। जेब में बहुत पैसा हो ना तो ही लोग पूछते हैं, नहीं तो देखोगे सड़क पर रिक्शा वाला भी है, वो भी महीने का 35-40 हज़ार कमा ले रहा है, लेकिन एक स्टेटस वाला लाइफ नहीं जी पाता है। और इंसान का मतलब होता है कि डिग्निटी भरा जीवन जिए, जहाँ माँ बाप परिवार को टाइम दे, बढ़िया कपड़ा खाए, बढ़िया छत और बढ़िया से रह सके। अब बढ़िया छत का मतलब मेरा यही होता है कि जहाँ पे उस इंसान को वापस जाने का मन करे, वही एक बढ़िया घर कहलाता है। तो आपको ऐसा घर बनाना है जहाँ शाम को जाओ तो हाँ अच्छी नींद आए, जहाँ शाम को जाओ तो सोचो कि अच्छा इसका इंटीरियर बदलवा देते हैं। अच्छा शाम को जाओ समझ में कि अच्छा कल हम लोग ये खाएंगे। पिताजी बुढ़ापे में कहें कि भाई हमारा खांसी बढ़ गया है, तो तुम उनका लंग ट्रांसप्लांट कराने के लिए हैदराबाद ले जाने की गट्स रखो। नहीं तो इंस्टा पे तो हजारों लोग आएंगे जाएंगे, ना बगल वाला दोस्त पूछेगा ना इंस्टा वाला पूछेगा या वाली पूछेगी। समझे? तो पढ़ाई को टाइम दो। और हम ये मानते हैं कि कॉलेज में आप लोग बहुत फकैती मारते हैं, यहाँ मत मारिए। और हम आपको यहाँ तक कहते हैं कि भैया जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट है वो भी हमसे पूछ सकते हो, हम पढ़ाएंगे, पैसा नहीं लेंगे पढ़ाने का, विश्वास मानो, 1 रुपया नहीं मांगेंगे तुमसे। लेकिन अपनी गलती सुधारो। हमें बहुत अफसोस आता है, एकदम बेसिक जीरो है आप लोग का। नहीं रिपीट पढ़ने का मन करे, कोई भी टॉपिक को लेकर आओगे तो हमको पढ़ा दीजिए, हम पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन वो हनक होनी चाहिए पढ़ने की। और हनक नहीं आता, आप गांठ बांध लीजिए, एजुकेशन इज नॉट मेड फॉर यू। आप दूसरा बिजनेस, व्यापार या दूसरा ऊर्जा उपारण का कारण या साधन ढूंढ लो, ये आपके लिए फील्ड नहीं है। और हनक जग गया, जगा लिए तो विश्वास मानो पूरा जीवन आराम से काट सकते हो। शिक्षा ऐसी दुधारू गाय है ना कि दूहते रहोगे पैसा बरसता रहेगा। फैक्ट है, हो सकता है बुरा मान जाओगे इस शब्द का, लेकिन ये फैक्ट है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है, ध्यान रखोगे गाय का ना, मैया बहुत दूध देती है, उसी तरीके से एजुकेशन पर ध्यान रखोगे बहुत पैसा आएगा। पढ़ो, फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू।